370 को वहां की असेंबली छू भी नहीं सकती। वो दोबारा से इसको लाना चाहे, ला नहीं सकती। वो पावर थी जो एक देश के प्रधानमंत्री को होता है। पहले प्रधानमंत्री ही होता था कश्मीर में, जी। और आपने उसको रिड्यूस करके यूटी में करके, और जो उससे भी नीचे लेके आ गया, तो वो बचाना उसको बड़ा मुश्किल है। यदि कोई एक्सट्रीमिस्ट मारा जाएगा इनकाउंटर में, तो उसमें सीएम साहब वहां पहुंचेंगे, उसको राहत देंगे। उस बारे को, जैसे उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया या कुछ और कर दिया उसके लिए, ये सब कुछ अच्छा। चलेगा। नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं ऑलमोस्ट। और अब उसमें से जो दिख रहा है वो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहां सरकार बनाएगी। तो इस बीच अभी कल जो है राशिद इंजीनियर जो हैं उनका, जो सांसद हैं बारामूला से, उनका एक बयान आया था। अपील की थी उन्होंने कांग्रेस और एनसी से कि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी सरकार जो है केंद्र की, वो राज्य को, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा जब तक बहाल नहीं कर देती है, तब तक वो सरकार कोई भी पार्टी न बनाए। तो इस मुद्दे को समझने के लिए कि पहले और अब में क्या फर्क है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है जम्मू कश्मीर यूटी है, यानी कि यूनियन टेरिटरी है, और इधर राशिद इंजीनियर का बयान है। तो इस मामले को पूरा समझने के लिए हम बात करते हैं फॉर्मर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली के श्री जीएस अवाना से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलते हैं श्री जीएस अवाना के पास। आपने राशिद साहब का नाम लिया, इंजीनियर राशिद का। उसको अभी जेल से छोड़ा गया है कुछ समय के लिए, और वो एमपी भी हैं जम्मू कश्मीर के। तो हुआ ये था कि लोग ये समझ रहे थे कि जो राशिद है वो इस चुनाव में बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, उनकी काफी एमएलए होंगे और सरकार जो है इंजीनियर राशिद बनाएंगे। उनको ये भ्रम था। परंतु जो आज रिजल्ट आए हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राशिद का कोई वजूद नहीं है। लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने इंजीनियर इंजीनियर राशिद को पूर्ण रूप से नकार दिया है, पहली बात। जी। तो उनका कोई से नहीं है। यहाँ जो बनती दिख रही है सरकार, वो बनेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लस कांग्रेस की। ठीक। तो राशिद का इसमें कहीं भी कुछ रोल नहीं है। वो कुछ भी कहे, उससे कुछ भी तो नहीं बनता है। ना उसका कोई असर है, ना उसका कोई मतलब है। अब रही बात कि पहले जो असेंबली थी और अब में क्या फर्क है। देखिए, जो पहले असेंबली थी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का, उसके मुताबिक थी। जैसे और स्टेटों में 5 साल था उसकी अवधि जो थी असेंबली की, और जम्मू कश्मीर में 6 वर्ष थी। इसी तरह बहुत सारी चीजें थी जो किसी और स्टेट से मेल नहीं खाती थी। पर जब 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास हुआ, एक्ट बना, तो इसके दो टुकड़े किए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया और लद्दाख को भी दिया। और यूटी में भी दोनों का फर्क है। एक यूटी होती है असेंबली के साथ, और एक यूटी होती है बिना असेंबली के। अब जो यूटी है बिना असेंबली की, उसका दर्जा लद्दाख को दिया, जैसे कि पांडिचेरी। और जम्मू कश्मीर को जो दिया गया, जो इसका जो सिस्टम दिया गया, वो था दिल्ली जैसा, यानी कि यूटी विद असेंबली, जी। लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दर्जा इसको दिया गया। अब सवाल है कि जो पावर्स थी पहले कश्मीर के पास में, वो तो बिल्कुल खत्म हो गई। जैसे 35 से था 370, वो तो गई खत्म। अब दूसरा सवाल आता है कि जो दूसरी स्टेट हैं, फुल फ्लैश स्टेट हैं,
उसमें, और जो कश्मीर की यूटी है, उन दोनों के बीच में अगर हम पावर देखें तो क्या है। देखिए, जो फुल फ्लैज स्टेट हैं, जो यूटी नहीं है, वहां पे सर्वे सर्वा चीफ मिनिस्टर होता है। एलजी जो गवर्नर जो है, वो सेरेमोनियल होता है, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, जी जी। सेंट्रल। हम्म। अब जो यूटी है उसमें गवर्नर नहीं होता, उसमें होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो एक तरह से उस स्टेट का रियल हेड होता है, जिसके पास पावर्स होती हैं, असली पावर्स होती हैं। हम्म। चीफ मिनिस्टर को तो बड़ी लिमिटेड पावर हैं। अब मैं इसको और स्पष्ट करूं, तो जो पावर्स हैं, उनमें पुलिस की जो पावर है, पुलिस का पूरा कंट्रोल, अपॉइंटमेंट, कहाँ पे क्या करेगी, ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में। ये पब्लिक ऑर्डर जो है, वो सब्जेक्ट भी लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। हम्म। और लैंड, यानी कि जमीन, जमीन का मालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर है। उससे रिलेटेड कुछ भी काम होगा तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर डायरेक्ट करेगा। हम्म। चीफ मिनिस्टर का ना पुलिस से कोई लेना देना है, ना पब्लिक ऑर्डर से कुछ लेना देना है, और ना ही जो है जमीन संपत्ति से है। तो हम्म। पुलिस भी चलेगी और लैंड भी चलेगी। अच्छा। तो कायदे में तो ये घट के एक म्यूनिसिपैलिटी जैसी हो गई। देखिए, उसको दिल्ली जैसा दर्जा दे दिया। तो जो दिल्ली में दर्जा है, वही उसको कश्मीर को दे दिया। दिल्ली में भी जो लैंड है, पुलिस है, पब्लिक जो ऑर्डर है, वो सब्जेक्ट जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सब काम करती है। जो चीफ मिनिस्टर है, उसकी कोई पावर नहीं है। अच्छा, जो कुछ विशेष बातें हुई, वो और मैं आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के संदर्भ में। एक तो जो जिस पे अभी थोड़ा सा विवाद शुरू हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर है कि वो 5 जो एमएलए है वो नॉमिनेट कर सकता है। कल इस पे विवाद हुआ है, लोगों ने सवाल उठाया है। जी। आपने सुना होगा। जी, तो कल से एक ये तो ये चल रहा है पावर इसके मामला। पास विशेष है। हाँ। और जो बातें हैं, वो ये कि कोई भी बिल, कोई भी मॉडिफिकेशन, कुछ भी, वो बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की, कोई कानून बनाना चाहते हैं वो, तो सबसे पहले उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत लेनी पड़ेगी। उसकी इजाजत से ही असेंबली में वो बिल पेश हो सकता है। हम्म। बिना एलजी की इजाजत के ये सब नहीं हो सकता। अच्छा। और जो यहाँ पे ये फाइनेंशियल पूछना मैटर्स, जरूरी है, मुझे लगता है कि जैसे ही एनसी तो इसके खिलाफ रही है 370 के, और उसने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि भाई हम इसे वापस लाएंगे, तो पब्लिक को ये पता नहीं है, जब वो एनसी की ये बात सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि क्या ये संभव है, क्या वहां की विधानसभा में कोई ऐसा बिल लाकर वो इसे फिर से बहाल कर सकते हैं। 370 को वहां की असेंबली छू भी नहीं सकती। वो दोबारा से इसको लाना चाहे, ला नहीं सकती। जो पावर्स हैं 370 से संबंधित, वो सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मैंने तो टीवी पे ये भी सुना, एक प्रवक्ता को बोलते हुए कि अब मेजोरिटी आएगी और जनता चाहेगी तो हम, अब क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं, तो हम 370 को कश्मीर में ले आएंगे। अरे नहीं ला सकते। जो 370 जो प्रोविजन था, वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट अगर करना हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट नहीं। और ये तो स्टेट भी नहीं, ये तो यूटी है, कुछ भी नहीं है। ये तो, ये उसको छू भी नहीं सकते। तो अच्छा। 370 का ये कुछ नहीं कर सकते। बयानबाजी करते रहें, बाकी इनके हाथ में कुछ नहीं है। हम्म। स्थिति एज इट इज रहेगी। हम्म। अब आते तो हैं सरकार चलाने पर। जैसे आपने दिल्ली का जिक्र किया, तो दिल्ली में तो रोज घमासान होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस सेंट्रल के पास है, लैंड आपने जैसा कहा
सेंट्रल के पास है, लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल के पास है, और यहाँ रोज जो है दोनों के बीच खींचातान होती है। तो क्या और भी ये और चीज जम्मू कश्मीर में भी होगी? 100% होगी। 100% होगी। पहला काम ये यही कहेंगे, लोगों से बड़े बड़े वादे करके आए हैं, वो वादे करके आए हैं कि जिन वादों का इन्हें अधिकार भी नहीं है, उन्होंने ऐसे ऐसे वादे लोगों से किया और लोग भ्रमित हो गए कि भाई ये वो सब वादे पूरे कर देंगे। तो बिल्कुल भी ये शांतिपूर्ण टेन्योर नहीं रहेगा। इसमें रस्साकसी होगी। और सबसे पहला इल्जाम स्टेट गवर्नमेंट का ये होगा, स्टेट गवर्नमेंट का ये होगा, वो कहेंगे कि साहब सेंटर हमें काम नहीं करने दे रहा, हमें आप पावर दें। जैसे सर्विसेज एक ऐसा ही मैटर है। अब सर्विसेज जो है वो एलजी के पास रहेगा, क्योंकि उसमें आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो सारे हैं, तो वो तो ये डिसाइड नहीं करेंगे। अब इसका जो कश्मीर का कैडर है वो इंडिपेंडेंट कैडर नहीं है, जम्मू कश्मीर कैडर नहीं है। अब इसका जो कैडर है, यूटी का जो कैडर होता है, अगमू, उस वो कैडर है। और उसका कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री है वो करती है। तो ये रस्साकसी चलेगी। हम्म। इनके पास ये एक भी पैसा बिना एलजी की मंजूरी के खर्च नहीं कर पाएंगे। जो अच्छा। फाइनेंशियल पावर्स हैं उनके लिए भी एलजी की मंजूरी आवश्यक होगी। हाँ, तो तो ये सर्विसेज का मतलब क्या, मतलब पब्लिक के को समझने के हिसाब से जब आप सर्विसेज कहते हैं तो इसका मतलब क्या, क्या इसका मतलब छोटे ट्रांसफर? जी, सर्विसेज का मतलब बड़ा स्पष्ट है। जो अधिकारी हैं ऊंचे स्तर के, उच्च अधिकारी हैं, उनका ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग, ये सारी चीजें। तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना है, कोई कुछ करना है, वो नहीं। अच्छा। नीचे के अधिकारी तो इनके पास होंगे, पर ऊपर के अधिकारी नहीं होंगे। हम्म। जी। तो ये तो पूरा बिल्कुल आप ये समझो कि अगर मैं कहूं तो दिल्ली जो है ये 0.2 होगा वर्जन, हम्म। कश्मीर जो है। और इसमें वो सारी बातें चलती रहेंगी जैसे कि दिल्ली में है। इनकी मेन डिमांड इसके बाद वही होगी कि इसको पूरा स्टेट होट दो। अच्छा, अब ये जो इस स्टेट, पे अब लैंड पे आते हैं। आपने सर्विसेज की बात की, फिर लैंड की बात की। तो लैंड का मतलब क्या जम्मू कश्मीर में? जो भी भूमि है जम्मू कश्मीर की सरकार की, या भूमि से संबंधित जो भी नियम होंगे, वो एलजी ही उनको देखेगा, असेंबली नहीं, सीएम नहीं। ओके। तो इसका जैसे दिल्ली मतलब क्या हुआ, इसका दिल्ली में मतलब क्या लैंड, हुआ, खरीद जी, बिक्री या क्या? इसको अगर आप खोलें तो मतलब क्या समझ में आता है? उसमें ये है कि मान लिया जाए कहीं पे कोई जमीन का टुकड़े पे वो उनकी कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्लानिंग है स्टेट गवर्नमेंट की, हम्म। तो वो अपने आप उस पे नहीं कर सकते। उसकी अप्रूवल, उसकी सैंक्शन एलजी प्रॉपर देगा। एलजी हम्म। उसका मालिक। अच्छा। अच्छा, जमीन इसमें का, एक और संशय या इस पे होता है हम लोगों के मन में कि भाई देश के किसी दूसरे हिस्से का आदमी वहां जाकर जमीन खरीद सकता है कि नहीं, बच सकता है कि नहीं? देखिए, जिस वक्त 370 खत्म हुआ उसके साथ ही एक और आर्टिकल था विच इज लिटिल नो, 35A, वो भी खत्म हो गया। ये दोनों प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के से इम्पोज किए गए थे और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से खत्म कर दिए गए दोनों। तो उसके बाद में जो जम्मू एंड कश्मीर है, जैसे और स्टेट हैं वैसे ही ये भी है। कुछ स्टेटों में एक प्रोविजन है, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, वहां पे खेती की जमीन जो है वो बाहर से आया हुआ आदमी नहीं खरीद सकता। वो स्पेशल प्रोविजन
सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे वहां पे हैं। जैसे केवल 250 गज जमीन ही उत्तराखंड में खरीद सकता है, उससे ज्यादा नहीं। कश्मीर में क्या है, तो जम्मू कश्मीर में? तो जम्मू कश्मीर में ये प्रोविजन भी नहीं है, चाहे आप खेती की खरीदो चाहे किसी भी चीज की खरीदो, जम्मू कश्मीर में ये प्रोविजन भी नहीं है। तो कोई बिहार का आदमी जाके वहां कोई जमीन खरीद सकता है, वहां मकान बना सकता है, खेती कर सकता है? बिल्कुल, और लोग ले भी रहे हैं, होटल भी बना रहे हैं, और अलग अलग चीजें वो ले रहे हैं। कोई कहीं का भी ले सकता है, कहीं भारत का नागरिक। पहले क्या था कि जो 35A था वो सिटीजनशिप को भी कंट्रोल करता था। ये जम्मू कश्मीर की सरकार के ऊपर था किसको नागरिकता दें और किसको ना दें। जबकि जो नागरिकता देना या ना देना ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, पर इनको विशेष ये पावर्स दी हुई थी। अब वो पावर खत्म है, कोई भी नागरिक ले सकता है। अगर वहां पे कोई लोकल कोई इस तरह की बात हुई है कि भाई 250 गज ही ले सकता है, ये कर सकता है खेती की जमीन को प्रोटेक्शन के लिए, तो दूसरी चीजें हैं। बाहर का 100% ले सकता है, अभी लोग ले रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो क्या पहले जो होता था, पहले की जो पार्टियां होती थी, सरकार बनाती थी, वो क्या उसी तरह से अपने एजेंडे पर चल पाएंगी, या इसमें कोई बदलाव होगा? इसको पचाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो व्यक्ति वैसा सुपर सीएम रहा हो, ऐसी पावर और स्टेटों को भी नहीं थी जो फुल फ्लैज स्टेट है भारत के। और वो पावर थी जो एक देश के प्रधानमंत्री को होता है, पहले प्रधानमंत्री ही होता था कश्मीर में। जी। और आपने उसको रिड्यूस करके यूटी में करके, और जो उससे भी नीचे लेके आ गया, तो वो बचाना उसको बड़ा मुश्किल है। वो तो नाम तो सीएम ही है, चीफ मिनिस्टर है, और पावर अगर वो कंपेयर करें पहले से तो कुछ भी नहीं है। तो उसमें रस्साकसी होगी, कई बार वो कोशिश करेंगे, एलजी उनको रोकेगा, और यही काम चलता रहेगा। अच्छा, एक और खबर आई थी कल ही, बल्कि कि इन लोगों ने, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो याचिका लगाई है कि आप एक निर्धारित समय के भीतर जो है जम्मू कश्मीर का जो पूर्ण राज्य का दर्जा है वो बहाल किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि भाई वो सेंट्रल को कहे कि भैया कर दो, अब इसको दे दो जो है जो पूर्ण ये राज्य का दर्जा? क्या है ये मामला? सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है कि पॉलिसी मैटर में दखलंदाजी करे। ये सरकार की पॉलिसी का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट केवल वो मुद्दे देखता है जहां पे कोई उसके साथ भेदभाव हुआ हो, कानून की अवहेलना हुई हो। तो इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये आपको क्या लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कंसीड करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ेगी, या कैसे चलेगा मतलब? देखिए, वैसे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला की एक बैकग्राउंड रही है, एक हिस्ट्री रही है। आप देखें कि सेंटर में जो भी गवर्नमेंट होती थी वो उनके साथ होते थे। कांग्रेस है तो कांग्रेस के साथ, बीजेपी है तो बीजेपी के साथ। और जब उनसे इस बारे में फारूक अब्दुल्ला से पूछा जाता था, तो वो एक बात कहते थे कि भाई मैंने अपने स्टेट का डेवलपमेंट करना है, इसलिए मेरे रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट से अच्छे होने चाहिए। अब वो इस नीति पे रहते हैं या इसमें बदलाव करते हैं, ये देखने की बात है, क्योंकि अब पावर्स तो कम है। अब तो जो है, अगर अच्छे सब आप, और अगर कांग्रेस उनका घटक है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो कांग्रेस कभी भी नहीं चाहेगी कि जो सेंटर में जो गवर्नमेंट है उससे वो अच्छे संबंध रखे। हम्म। तो अब तो चांसेस इस बात के बहुत ही कम है कि अच्छे संबंध रहेंगे इनके सेंटर के साथ। अच्छा, तो खींचातानी मतलब नहीं होगी? खींचातानी होगी, खींचातानी होगी, क्योंकि ये अच्छे संबंध सेंटर के साथ नहीं रखें। हम्म। क्योंकि सेंट्रल एक से तो विरोध के नाम पर ही जीते हैं ये। देखिए, जो एक एक्सट्रीम जो फैक्टर था इस चुनाव में, इंजीनियर इंजीनियर राशिद,
उसको भी लोगों ने नकार दिया, कश्मीर के लोगों ने। और जो बीजेपी वाला था, उसको भी कश्मीर में काफी हद तक सीमित कर दिया। तो अब आतंकवाद पे, हालांकि बहुत कुछ खत्म हो गया है, अब तो पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी अटैक होते हैं। तो अब कैसे, मतलब कि वहां की सरकार चलेगी और एलजी क्या करेंगे? देखिए, अब देखने को ये मिलेगा कि जो मुहिम चला रखी है वो तो बिना किसी बाधा के चलती रहेगी। एक जो फर्क आया है पिछले दिनों जो मैं देखता हूं, वो ये है कि पहले जो हमारी फोर्सेस थी, उनका रोल डिफेंसिव था। अटैक वो करते थे, ये डिफेंड करते थे। अब ये चेंज हो गया है। अब सूचना मिलती है इनको, ये जाके अटैक करते हैं, वो डिफेंसिव डिफेंसिव पोजीशन में है। एक तो ये फर्क है। दूसरी बात, अब जो फर्क आएगा जिसकी आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो फर्क ये आएगा कि यदि कोई एक्सट्रीमिस्ट मारा जाएगा इनकाउंटर में, तो उसमें सीएम साहब वहां पहुंचेंगे, उसको राहत देंगे। उस बारे को, जैसे उसको 1 करोड़ रुपया दे दिया या कुछ और कर दिया उसके लिए, ये सब कुछ अच्छा। चलेगा। पॉलिटिकल उस तरह की मतलब वो। बातें चलेंगी, क्योंकि हम्म अब वो रोल तो है नहीं जो उनका हम्म कंट्रोल वाला रोल है। तो हम्म जो हम्म सिंपैथी दिखाने के लिए वो शायद इस तरह के हथकंडे करेंगे, आप जैसे दिल्ली में भी होता है, हम्म 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 उसी वही चलेगा वहां भी। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातें बताई। आप दिल्ली के डिप्टी पुलिस कमिश्नर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपकी बात लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।